हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज स्टार्ट है हमारी पहली क्लास जो है शिक्षण कौशल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें क्या है, शिक्षण कौशल में पहली रीडिंग है हमारी। ये है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि मतलब शिक्षा देने का तरीका। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण विधि कहलाता है या कहलाती है। यह विधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। शिक्षक द्वारा जो विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। इनकी विधियां जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहला है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी हस्त कौशल की शिक्षा या शिक्षण विधि है। हस्त कौशल मतलब हाथ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि हस्त कौशल मतलब हाथ के द्वारा जो चित्रों का प्रयोग करते हैं बनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना हस्त कौशल की शिक्षा या शिक्षण विधि है। दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षण की एक नई विधि जिसमें कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने की योजना दी गई है। यह कथन डाल्टन योजना कहलाती है। ये डाल्टन जी का मानना था कि शिक्षा की एक नई विधि है जिसमें कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने की योजना दी गई है। यह मानना डाल्टन योजना कहलाता है या डाल्टन जी का मानना है। अगला है हमारा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि में पढ़ाने से पूर्व कोई एक समस्या ली जाती है और बच्चों से उस समस्या के निवारण के लिए प्रश्न पूछा जाता है या बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं, तो इस विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। करके सीखना एवं शोध विधि भी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अगला पॉइंट है हर्बर्ट ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किया है जो इस प्रकार है। पहला है प्रस्तावना कौशल, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना या सिद्धांत स्थापन और चौथा है आवृत्ति तथा प्रयोग। अगला पॉइंट है हमारा व्याख्यान विधि इसकी सहचरी है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक लाभदायक होती है। और अगली हेडिंग हमारी मूर्त से अमूर्त की ओर वस्तु विधि का उदाहरण है। पॉइंट देखते हैं अब हम। ये है हमारा दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या है, वस्तु विधि का ही एक दूसरा रूप है। बच्चों को जब कुछ वस्तु एवं दृष्टांत विधियों का ज्ञान होने लगता है तथा वह अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी समझने लगते हैं, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं मतलब जो वस्तु सामने ना हो, बच्चा उस वस्तु को जानता हो, अप्रत्यक्ष वस्तु कहलाता है। उस चीज को अगर बच्चा वस्तु सामने ना हो, उस चीज को बच्चा जब जानने लगता है तब बच्चे को जो है कथन विधि यानी कि बता करके कह करके उसके उदाहरण दे करके समझाया जा सकता है कि वो वस्तु थी ऐसी, उसके बारे में समझाया जाता है, सहारा लिया जाता है, वही कहा गया है। अगला पॉइंट है हमारा पहले वाक्य सिखाकर उसके बाद शब्द और अंत में वर्ड सिखाए जाते हैं। इस विधि को
विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, पहले हम बच्चे को जो है वाक्य सिखाते हैं, वाक्य के बाद जो है अंत में शब्द से वाक्य सिखाते हैं, उसके बाद शब्द सिखाते हैं, अंत में बच्चे को वर्ड सिखाते हैं। इस विधि को विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। अगला पॉइंट है संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, इसमें पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का तरीका यह है कि पहले शिक्षार्थी को अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। पहले शिक्षार्थी को यानी कि शिक्षार्थी विद्यार्थी को जो है हम अंगों का ज्ञान देकर यानी कि अंगों के बारे में जानकारी देकर के पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। अंगों की जानकारी देके उसके बाद पूर्ण वस्तुओं के बारे में हम ज्ञान देते हैं या जानकारी कराते हैं या कराया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, वह विधि है निगमन विधि वह विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट नियम को उदाहरण द्वारा सिद्ध किया जाता है, वह होता है निगमन विधि। और वहीं देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, यह होता है आगमन विधि में। अगला पॉइंट हमारा शिक्षण कौशल, हेडिंग है शिक्षण कौशल। इसके अंतर्गत जो है शिक्षण कौशल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के बताए गए हैं। पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल। दूसरा है हमारा पुनर्बलन कौशल और तीसरा है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल तथा उद्देश्य कौशल आदि। अगला पॉइंट हमारा शिक्षण कौशल में शिक्षक के द्वारा संपन्न की गई क्रियाओं का समूह होता है जो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य संप्रत्यय नियम अथवा सिद्धांत होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से बोधगम्य बनाने हेतु उनकी व्याख्या आवश्यक होती है। इसे व्याख्यान कौशल कहा जाता है। यानी कि मुंजबानी आप उस चीज को थ्योरी को आप मुंजबानी ही बता दें या बच्चे को पढ़ा दें बिना बुक के बिना वस्तु के, तो उसको हम व्याख्यान कौशल कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम उसके जो है ये है अगला पॉइंट शिक्षण कौशल द्वारा शिक्षक के व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। शिक्षक की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों को अधिगम की ओर केंद्रित करती हैं। शिक्षक के द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता है विद्यार्थी उसी व्यवहार को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यानी कि जो क्रिया करते हैं जैसे शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाएगा विद्यार्थी उसी हिसाब से सक्रिय रूप से उस चीज को सीखता है, उसी को अधिगम की ओर केंद्रित करना कहते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल का संबंध मानसिक शारीरिक क्रियाओं की समन्वित क्रमबद्ध प्रणाली से होता है। शिक्षण कौशल का संबंध मानसिक शारीरिक क्रियाओं का समन्वित क्रमबद्ध प्रणाली से होता है। अगला पॉइंट हमारा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को लिखना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना आदि कार्य करने होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो शिक्षक जब विद्यार्थियों को जो शिक्षक पढ़ाता है जब तो उनको जो है
विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि छोटे बालक होते हैं, वो मौखिक रूप से बोलने पर लिख नहीं सकते, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाना पड़ता है और जो प्रश्न पूछ कर उन्हें समझाना पड़ता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्पष्ट उनके सवालों को जो है उनके द्वारा, बच्चों द्वारा जो है, शिक्षार्थी विद्यार्थी द्वारा जो है टीचर से प्रश्न पूछने पर टीचर को यह स्पष्ट करना पड़ता है, यानी कि उनके सवालों को समझाना पड़ता है और उनके आंसर को उनके प्रश्न के आंसर को दे करके उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसा होता है और प्रदर्शन करना आदि कार्य करने होते हैं। इन्हें ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग हमारी शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये है हमारा शिक्षण कौशल के प्रकार। ये वैज्ञानिक एलन व रॉस के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या 14 बताई गई है। शिक्षण कौशल की संख्या किनके अनुसार? वैज्ञानिक रॉस और एलन के द्वारा शिक्षण कौशल की संख्या जो है 14 बताई गई है। यहाँ पर देखिए शिक्षक, यहाँ पर 3 ही बिंदु इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि पहला होता है हमारा शिक्षक, दूसरा होता है हमारा पाठ्यक्रम और तीसरा होता है हमारा छात्र। ये 3 ही जो है इम्पॉर्टेंट बताया गया है। पहला है हमारा शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है छात्र। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वहीं क्योंकि एलन और रॉस के अनुसार जो है शिक्षण कौशल की संख्या 14 बताई गई है। वहीं देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अच्छा, एनसीईआरटी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी में जो हमारा बताया गया है, ये शिक्षण कौशल की संख्या जो है वो 7 बताई गई है और जो रॉस और एलन के द्वारा बताया गया है वो संख्या हमारी 14 बताई गई है। और अच्छे इसके हिंदी क्या होती है? इंग्लिश एनसीईआरटी की हिंदी देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगली हेडिंग हमारी प्रस्तावना कौशल। हमने आगे जो जिक्र किया है कौशलों के बारे में बताया है आपको, उसको डीपली देख लेते हैं, यानी कि उसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। प्रस्तावना कौशल जितने कौशल हैं, तो पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसके अंतर्गत देखते हैं हम शिक्षण कौशल का प्रथम चरण प्रस्तावना कौशल है। अच्छा, ये सूत्र जो है इसी में प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग इसी में होता है। यह सूत्र विश्लेषण पर लागू होता है। इसके घटक क्या है? घटक जो है कुछ पॉइंट वाइज हमने लिखा है। ये है पूर्व ज्ञान, दूसरा है उद्देश्य और सहायक सामग्री, और तीसरा है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, और वहीं चौथा है हमारा समुचित अवधि, और पांचवा है छात्रों की रुचि व प्रेरणा। पूर्व ज्ञान मतलब क्या होता है? जो पहले से बच्चे को या टीचर को, जो पहले से किसी को जो ज्ञान होता है उसको पूर्व ज्ञान कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? उद्देश्य और सहायक सामग्री। उद्देश्य यानी कि बच्चों को पढ़ाना, और सहायक सामग्री जो होता है बच्चों को वो सामग्री दे करके उस सामग्री की सहायता से पढ़ाना। और तीसरा होता है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध। प्रश्नों का यानी कि जो पाठ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी पाठ के रिलेटिव हम बच्चे से प्रश्न करें, इसका मतलब यही है। और अगला हमारा पॉइंट है समुचित अवधि, यानी कि पढ़ाने की जो अवधि है वो अवधि एकदम निर्धारित होती है, 45 मिनट टीचर का। और अगला पॉइंट हमारा छात्रों की रुचि व प्रेरणा। छात्रों की रुचि और प्रेरणा, जब छात्रों में रुचि और उत्साहित रहेंगे बच्चे, तो टीचर द्वारा जो पढ़ाया गया रहेगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अगला कौशल पढ़ते हैं हम, जो है दूसरा वाला कौशल है हमारा। प्रस्तावना कौशल हो गया, दूसरा कौशल है उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल में क्या है? दूसरा चरण
उद्देश्य कथन कौशल है। पहला था जो हमारा प्रस्तावना कौशल था और दूसरा जो है वो उद्देश्य कथन कौशल है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आज हम भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों से शिक्षक कहता है कि आज हम भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह कौशल लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। यह कौशल जो है लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि आज हम भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, तो यह निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और तीसरा कौशल जो हमारा वो है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या है, शिक्षण का अर्थ है कुशलता से प्रश्न करना। शिक्षण का अर्थ है कुशलता से प्रश्न करना है। यह शिक्षण का उत्तम साधन है। यह वैज्ञानिक थिंग्र का मानना है। वैज्ञानिक थिंग्र का मानना था यह शिक्षण का उत्तम साधन है। क्या प्रश्न कौशल को ये कह रहे हैं कि यह शिक्षण का सबसे उत्तम साधन है। और चौथा हम देखते हैं वो है हमारा व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में देखते हैं तो इसमें पहला है जो है विधियां हैं और दूसरा घटक है। तो विधियां जैसे स्पष्टीकरण, जैसे कथनों में तारतम्यता होना चाहिए। और वहीं आगे है परिभाषा, भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। यानी कि जब कोई भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें रुक रुक कर या हकला कर ना बोले। धारा प्रवाह मतलब लगातार बढ़िया से बोले, अच्छे से बोले, ताकि बच्चे को आपकी भाषा समझ में आ सके। अगला है वस्तु प्रदर्शन, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। वस्तु प्रदर्शन मतलब क्या है कि वस्तु को जो बच्चों के लायक वस्तुएं होती हैं, जो शिक्षण जिन चीज़ों से बच्चों को शिक्षण वस्तुओं द्वारा प्रदान किया जाता है वस्तु प्रदर्शन कहलाता है। तो उन वस्तुओं से भी प्रदर्शित करके मतलब दे करके बच्चे को शिक्षा हम प्रदान करेंगे। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। अगला है अभिनय, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग। स्पष्ट निष्कर्ष वाले यानी कि जो कथन ऐसे बोले या ऐसे कथन बताएं जिनका अर्थ जो है स्पष्ट तरीके से निकल सके, स्पष्ट तरीके से बच्चे समझ सके उस शब्द के अर्थ को। और अगला है इसमें छात्र सहभागिता। छात्र सहभागिता मतलब क्या है, विद्यार्थियों का जो है सहभागिता मतलब उसमें भाग लेना। बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। छात्र सहभागिता मतलब छात्र जब किसी भी चीज में सहभागी मतलब छात्र सहभागिता, हाँ, जब किसी भी चीज में छात्र जो है मिलजुल कर कार्य करते हैं। बीच बीच में जो है टीचर द्वारा जो कहा गया है बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना। तो बीच बीच में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे ताकि हमें वो उत्तर मिल सके बच्चों से। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे हमारे पढ़ाई अनुसार इस चीज़ को कितने हद तक वो समझ पाए हैं। उनके बच्चों के उत्तर द्वारा यह टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो भी पढ़ाए हैं जो बच्चे को अच्छे से समझ में आया है। और यही पांचवा है हमारा, पांचवा है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में क्या होता है, इसमें पहला है व्याख्यान कौशल की प्रमुख विधि है। कौन? व्याख्यान कौशल की प्रमुख विधि जो मानी गई है वो है हमारी दृष्टांत कौशल। और दूसरा इसमें है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें क्या है, उदाहरण दे करके बच्चे को समझाया जाता है। किसी भी टॉपिक पर अगर हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हों उसमें उदाहरण देकर बच्चे को उस चीज को समझाया जाता है। अगला है आगमन विधि का संयोजन होता है। आगे देखते हैं जो है, देखिए पहले दृष्टांत कौशल देखिए, उसके बाद देखते हैं
दृष्टांत कौशल के प्रकार। दृष्टांत कौशल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लिखित और दूसरा होता है पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक वाले में देखते हैं पहले कि मौखिक रूप से बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है छोटे बच्चों में। तो देखते हैं पहला है जो है इसमें कविता के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। और दूसरा है हमारा कहानी सुनाकर भी शिक्षा आसानी से दे सकते हैं। और तीसरा है चुटकुले सुना करके बढ़िया अच्छा खासा मनोरंजन कर सकते हैं बच्चों का, और बच्चे भी अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ पाएंगे इन तीनों चीज़ों को मौखिक रूप से बताने पर। और तीसरा है हमारा लिखित रूप से किस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। उसके जो है सहायक सामग्री जो है वो है चार्ट द्वारा, यानी कि चार्ट में जो चित्र बना होगा उसके हिसाब उसको पढ़ा करके हम बच्चे को चार्ट की मदद से बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा मॉडल पेपर द्वारा, और तीसरा है मानचित्र द्वारा, और चौथा है रेखा चित्र द्वारा। अब देखते हैं हमारा छठवां कौशल जो है वो है छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता कौशल में जो है छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्रमशः विकास करना। छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्रमशः विकास करना। इसमें प्रयोग है जो देखते हैं वो है हमारा पहला प्रश्न पूछकर। बच्चों से हम प्रश्न पूछकर ये पता करेंगे कि बच्चे को हमारा चैप्टर जो पाठ पढ़ाए हैं बच्चे को कितना समझ में आया है, उसका विकास करना यानी विकास करना कहलाता है। और दूसरा है चित्र बनाकर भी बच्चों को जो है समझाएंगे हम, यानी कि चित्र को भी प्रयोग में लाएंगे बच्चों को शिक्षा देने के लिए। वहीं प्रश्न पूछकर चित्र बनाकर प्रयोग में लाएंगे हम कि बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दें। वो तीसरा है हमारा रिक्त स्थान भरवाकर, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दीजिए आप, उसमें बीच में गैपिंग जो हो ऐसे डाट जो रहता है ऐसे करके, तो बच्चे को उसमें कहिए कि इसमें क्या भरना रहेगा। इस तरीके से भी शिक्षा दे सकते हैं। अगला हमारा वाक्य अधूरे छोड़कर। उसमें क्या होता है वाक्य दे दो ऐसे लाइन, मतलब कोई लाइन दे दो आप लिख करके बच्चे को, और पूरा वाक्य ही यहाँ पर ऐसा स्थान छोड़ दो कि पूरा वाक्य जो है भरा जा सके। तो ऐसे तरीके से भी वाक्य अधूरे छोड़कर भी बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं प्रयोग में ला करके। और उसके बाद है खेल गीत कविता द्वारा। खेल के द्वारा भी बच्चे को भी शिक्षा दे सकते हैं, गीतों के माध्यम और कविता के माध्यम से भी शिक्षा बच्चे को दे सकते हैं। और अगला है हमारा फ्लैश कार्ड के प्रयोग द्वारा। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम यानी कि प्रयोग मिला करके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे एक कहानी थी जो कछुआ और खरगोश की। जैसे कछुआ व खरगोश की कहानी के बाद इसका मंचन करवाना जिससे ज्ञान अस्थायी हो सके। बच्चे को अगर आप कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं तो बच्चों द्वारा ही उस कहानी का जो है मंचन करवाएंगे जब, तो वो कहानी बच्चों के मन में और दिमाग में अस्थायी रूप से हमेशा के लिए याद रहेगी। और अगला है हमारा वो है सातवां है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है छात्र सहभागिता बढ़ाने हेतु। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में होता है क्या छात्र सहभागिता बढ़ाने हेतु इनमें घटक क्या है यथोचित शरीर संचालन, और दूसरा है हाव भाव
भंगिमा का प्रयोग, और तीसरा है भाव का केंद्रीकरण, और चौथा है हमारा स्वरों में उतार चढ़ाव। यानी कि पढ़ाते वक्त या कहानी सुनाते वक्त या बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा देते वक्त ये सब क्रियाएं जो करना होता है उसको घटक कहते हैं। स्वरों में उतार चढ़ाव यानी कि आवाज़ को धीमा, कभी कभी धीमा कर लेना, कभी कभी तेज कर लेना, पढ़ाने के टॉपिक के हिसाब से। और अगला है हमारा शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, और अगला है मौन रहना, मौन। तो ये सब थे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के इतने घटक। तो हम अपना 8वां वाला देखते हैं। 8वां वाला क्या है हमारा पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में क्या है, शिक्षक द्वारा छात्र को दिया जाता है। पुनर्बलन कौशल में क्या कहा गया है कि शिक्षक द्वारा छात्र को दिया जाता है, यानी कि शाबाशी दी जाती है, और मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाले सब चीज़ धनात्मक, जैसे प्रशंसा की जाती है, शाबाशी दी जाती है उन्हें कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ये सब आते हैं पुनर्बलन कौशल के द्वारा। और आगे है हमारा पुनर्बलन कौशल के प्रस्तुतिकरण या हटाने से अधिगम प्रभावित होता है। अगर पुनर्बलन कौशल को हटा दिया जाए तो अधिगम मतलब पढ़ाई काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। और इसके आगे है स्किनर प्रमुख है। पुनर्बलन कौशल जो है इसके समर्थक जो है सबसे ज़्यादा स्किनर है, स्किनर प्रमुख हमने लिखा है। अगला है हमारा पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के प्रकार देखते हैं तो पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। तो धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, और ऋणात्मक मतलब निगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग देखते हैं पहले धनात्मक वाला। इसमें है पुरस्कार देना बच्चे को, किसी भी प्रोग्राम में अगर बच्चा कर रहा है, कोई प्रोग्राम लिया है तो उसमें पुरस्कार देना, उसकी प्रशंसा करना, उसे शाबाशी देना, हाँ में सिर हिलाना, हाँ या ना में जैसे सब जवाब देते हैं वैसे हाँ में ऐसे करके सिर हिलाना। और अगला है उत्तर स्वीकार करना। और वहीं नेगेटिव थिंकिंग में देखते हैं, नेगेटिव में क्या होता है, बच्चे को डांटना, फटकारना, नाराज होना। तो ये सब ऋणात्मक में आते हैं और ये सब धनात्मक में आते हैं। और इसके आगे है जो घटक देखते हैं। घटक क्या है हमारा, प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग, प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करना। और उसके आगे अगला पॉइंट है छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना। और अगला है हाव भाव अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना। अगला है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हम छात्र से पूछ लेते हैं तो अगर वो सही आंसर देता है तो उसके उत्तर को जो है हम अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वही कहा गया है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। अगला है नकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना। और वही हमारी 9वीं हेडिंग है जो वो है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में क्या है, इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। किसको, श्यामपट्ट कौशल को। उसके आगे अगला है हमारा जो है श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों सक्रिय रहता है। यानी कि श्यामपट्ट अगर पढ़ाते वक्त टीचर श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो इसमें बच्चों का जो है सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों सक्रिय रूप से सहभागिता निभाती है पढ़ने में। अगला है 10वां हेडिंग हमारी जो है वो है पुनरावृत्ति कौशल।
पुनरावृत्ति कौशल में जो है इसे स्थायीकरण कौशल भी कहा जाता है। इसको पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहा जाता है। अगला है पढ़ाए गए पाठ प्रसंगों इत्यादि को दोहराना। अगर बच्चों को कोई टीचर अगर बच्चे को कोई पाठ पढ़ा चुके हैं तो बच्चे द्वारा उस पाठ को दोहराया जाना पुनरावृत्ति कौशल के अंतर्गत रखा गया है। अगला है हमारा पाठ समापन। पाठ के अंत में कोई भी चैप्टर अगर टीचर पढ़ा रहे हो, अगर वो समाप्त होने वाला या समाप्त हो गया पाठ के अंत में, तो उसको हम बच्चे को उस चैप्टर के अंतर्गत गृह कार्य घर के लिए देंगे। और इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है हमारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण कौशल को 14 प्रकार से बताया गया है। वहीं अगला विद्यालय जो है वो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने शिक्षण कौशल को माना है वो 18। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने शिक्षण कौशल को 18 माना है, वहीं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने शिक्षण कौशल को 14 माना है। तो ये है दोनों, स्टैनफोर्ड वाला और ये है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा माना गया। अगली हेडिंग हमारी क्या है? अगली हेडिंग है हमारी अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर देखते हैं। इसमें पॉइंट है अगला, इसकी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी। अगला पॉइंट है अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर MLL दोनों एक ही हैं। अगला है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। अगली हेडिंग हमारी देव समिति। देव समिति जो है 1990 में देव समिति बनी थी। अगला पॉइंट हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण हेतु विषय कक्षा 1 से 5 तक। न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण हेतु विषय कक्षा 1 से 5 तक रखा गया है। ये है विषय जो है भाषा, हिंदी भाषा, और दूसरा है गणित, और तीसरा है पर्यावरण। ये अगली हेडिंग हमारी अधिगम अनुभव के प्रकार। अधिगम अनुभव के प्रकार में देखते हैं। अधिगम अनुभव के 3 प्रकार हैं। पहला है ज्ञानात्मक, भी तथ्यों की जानकारी देना, और दूसरा है भावात्मक, बोधात्मक, एक दूसरी चीजों से संबंधित होना, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक, व्यवहारात्मक। तो ये थे अधिगम अनुभव के 3 प्रकार थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।